सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की जियोग्राफी, जो कि एनसीईआरटी की जियोग्राफी है, उसको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमारे सभी क्वेश्चंस होंगे और इससे पहले की वीडियोस में हमने क्लास 6 की जियोग्राफी को कवर किया हुआ है पूरा। और ये हमारा जो है प्रीलिम्स स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज होने वाली है, जिसमें हम 6 से 12 तक कवर करेंगे क्वेश्चंस के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हमारा क्लास 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 1, जिसमें हम लगभग 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट आज सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 50 क्वेश्चंस की मदद से हम कंप्लीट 7th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है परितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है हमारी, यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अगला स्टेटमेंट है, सभी जीवधारी अपनी ऊर्जा के लिए केवल अपने निकटतम पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। और एक छोटे ताल, जिसको तालाब का परितंत्र भी पृथ्वी के व्यापक पारितंत्र का हिस्सा होता है, तो इकोसिस्टम है। उसकी परिभाषा या इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इकोसिस्टम के अंदर आते हैं? राइट आंसर होगा, आपको उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या आप टाइप करते जाइएगा और लास्ट में आपके कितने सही निकले आंसर्स 25 में से, वो आप कमेंट करिएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी आपको पता चले। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसकी आंसर की बात करें तो इसका हमारा आंसर होगा सी, यानी कि पहला और तीसरा। पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्रस्ट, जो कि हमारी पृथ्वी की एक परत होती है, के बारे में क्या सही है? तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी की तुलना में अधिक होती है। पृथ्वी के कुल आयतन का 1% हिस्सा ही परपटी है। राइट आंसर आप अपने हिसाब से टाइप करिएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शैल चक्र, रॉक साइकिल की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मैग्मा, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल। उसके बाद मैग्मा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, अवसाद, आग्नेय सेल, मैग्मा। और लास्ट हमारा आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, मैग्मा या अवसादी सेल। यानी कि आपको इसमें से जो राइट सीक्वेंस हो, क्रम हो, वो आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो हमारा मैग्मा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, ये जो हमारी क्रम है, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा से आग्नेय सेल बनती है, आग्नेय सेल से अवसाद से अवसादी सेल, और उसके बाद का सेल बनती है। क्वेश्चन 4, अंतर्जनित बलों, इंडोजेनिक फोर्सेस, और बहिर्जनित बलों, एक्सोजेनिक फोर्सेस के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतियां केवल बहिर्जनित बलों का परिणाम है। पर्वत निर्माणकारी बल अंतर्जनित बलों के अंतर्गत आते हैं। अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्य करती हैं। जो स्टेटमेंट आपको लग रहा हो उससे पृथ्वी की सतह के ऊपर कार्य करती हैं। तो केवल 2 और 3, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जनित बलों पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने के कारण होते हैं, न कि बहिर्जनित बलों के कारण।
प्लेट टेक्टोनिक में आप इस चीज को पढ़ते हैं बहुत ही आसानी से, प्लेटों के विस्थापन। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडलीय प्लेटों लिथोस्फीयर प्लेट्स की गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये प्लेटें पृथ्वी के केंद्र में स्थित ठोस लोहे की गति के कारण घूमती हैं। मैग्मा की चक्रीय गति प्लेटों को धीरे धीरे गति प्रदान करती है। प्लेटों की गति केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। प्लेटों के टकराने से केवल समुद्री गर्त ट्रेंच का निर्माण होता है। यहाँ पर केवल जो वर्ड है ये गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, यानी कि कुछ इस तरीके से, और इस तरफ हम बात करें तो इस तरीके से, जिससे यहाँ पर दूर। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। पी तरंगें ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। एस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती। सतही तरंगें सबसे कम विनाशकारी होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पी तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकती हैं। सतही तरंगें सरफेस वेव्स सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मेरे विचार कीजिए, मिलान कीजिए। विसर्प, बाढ़ के मैदान में घुमावदार मोड़। चाप झील, ऑक्सबो लेक जिसको कहते हैं, नदी के मार्ग से कटा हुआ अलग जल निकाय। तटबंध लिफ्ट, नदी के ऊंचे उठे हुए किनारे। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी, तीनों ही सही सुमेलित है, यानी कि विसर्प बाढ़ के मैदान में घुमावदार मोड़ होते हैं। चाप झील नदी के मार्ग से कटा हुआ अलग जल निकाय होता है। तटबंध नदी के ऊंचे उठे हुए किनारे होते हैं। 8वां, समुद्री तरंगों के अपरदन द्वारा निर्मित स्टैक जो संरचना है वो क्या है? समुद्री गुफा की छत गिर जाने के बाद बची हुई दीवारें, तटीय मैदानों पर जमा रेत के ढेर, वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है, समुद्र के अंदर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समुद्री गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत बचती है, तटीय मेहराब जिसको कहते हैं, फिर छत गिरने पर केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें स्टैक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए। हिमनद ग्लेशियर की अपरदन क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? डेल्टा, विसर्प, हिमोड़, छत्रक शैल। तो हिमनद ग्लेशियर्स के पिघलने से बनेगा हिमोड़। वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो पौधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। धूल के कण केवल निचले वायुमंडल क्षोभ मंडल तक ही सीमित हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। जेट हवाई जहाज इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों ही चीजें, ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही चीज सही है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब, एयर प्रेशर और पवन के संदर्भ में वायु दाब और पवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? पवन हमेशा कम दाब से उच्च दाब की ओर चलती है, निम्न दाब से उच्च दाब। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब तेजी से बढ़ता है, और वायु दाब का क्षैतिज वितरण तापमान द्वारा प्रभावित होता है, और गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक सघन और भारी होती है। तो जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण
तापमान द्वारा प्रभावित होता है। व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्थायी पवनों का एक प्रकार है। ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। इनकी दिशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर होती है। डी, तीनों ही बातें सही हैं। तीनों ही बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती वर्षा साइक्लोनिक रेनफॉल का मुख्य कारण क्या है? आर्द्र वायु का किसी पर्वत श्रृंखला से टकराना, धरातल का अत्यधिक गर्म होना, ठंडी और गर्म वायु राशियों का आपस में मिलना, समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठंडी और गर्म वायु राशियों का आपस में मिलना। अगला क्वेश्चन, महासागरीय जल के लवणता सैलिनिटी वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वाष्पीकरण की दर, ताजे जल का मिश्रण, नदियों द्वारा बर्फ का जमना और पिघलना। तो ऑप्शन डी, तीनों ही चीजें लवणता को प्रभावित करती हैं समुद्र में। ज्वार भाटा टाइड्स की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी बलों का सही समूह क्या है? और तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, केवल सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, महासागरीय धाराओं की गति। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड्स कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर मिलते हैं, समकोण बनाते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, केवल पूर्णिमा के दिन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब तीनों एक रेखा में होते हैं तो संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार की ऊंचाई अधिकतम हो जाती है, जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। 18, महासागरीय धाराओं ओशियन करंट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म धाराएं आमतौर पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है, और जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान मत्स्य पालन के लिए सर्वोत्तम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। गर्म धाराएं आमतौर पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि गर्म 19, भूमध्य रेखीय वर्षा वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की विशेषता नहीं है। यहाँ कोई निश्चित शुष्क मौसम नहीं होता। यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां एक साथ नहीं झाड़ते। यहाँ धरातल पर घनी घास पाई जाती है। यहाँ रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है। विशेषता नहीं है जो आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ धरातल पर घनी घास पाई जाती है, नहीं मिलती। भूमध्य सागरीय वनस्पति मेडिटेरियन वेजिटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षेत्र शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा युक्त शीत ऋतु के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के वृक्षों में मोटी छाल और मोमी पत्तियां होती हैं जो वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। इन्हें विश्व के फलोद्यान भी कहा जाता है। तो तीनों ही बातें सही हैं। शंकुधारी वन या टैगा के बारे में क्या सही बातें हैं, या इनमें से कौन सी बात सही है? ये केवल निम्न अक्षांश भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष कठोर लकड़ी वाले होते हैं। इनका उपयोग कागज और माचिस की डिब्बियां बनाने में किया जाता है। ये साल भर अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ साल भर। ऑप्शन सी, इनका उपयोग कागज और माचिस की डिब्बियों को बनाने में किया जाता है। प्रेरी और वेल्ड जो घास स्थल है के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रेरी उष्णकटिबंधीय जबकि वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेरी उत्तरी गोलार्ध में जबकि वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में। वेल्ड में खेती प्रमुख है जबकि प्रेरी में केवल पशुपालन होता है। प्रेरी में वर्षा साल भर होती है जबकि वेल्ड शुष्क रहते हैं। ऑप्शन बी, प्रेरी उत्तरी गोलार्ध में जबकि वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में है।
रेगिस्तान में जीवन के संदर्भ में मरुद्यान ओएसिस का निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण पानी जमा होने से, पवन द्वारा रेत उड़ा ले जाने से, बनी भूमिगत जल के ऊपर आने से, बनी गर्त में भूमिगत जल के ऊपर आने से, नदियों के रास्ता बदलने से, ज्वालामुखी फटने के बाद बनी झील से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, लद्दाख रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे खापा चांद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ की भूमि। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यह केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी ही रहते हैं यहाँ। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। 25 बस्तियों के प्रकीर्णन स्कैटर्ड और सघन कॉम्पैक्ट प्रतिरूप के बारे में सही निष्कर्ष क्या? सघन बस्तियां ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां मुख्य रूप से उपजाऊ मैदानी भागों में होती हैं और प्रकीर्ण बस्तियां उन क्षेत्रों में होती हैं जहां कृषि भूमि कम और विषम धरातल होता है। सघन बस्तियां केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं। तो सही निष्कर्ष कह सकते हैं सी होगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आपके कितने सही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।